फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं देखो। सो इट इंक्लूड्स क्या क्या रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ऑल प्रोटिस्ट, सब प्रोटिस्टा, ऑल प्रोटिस्ट, और क्या रहता है एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई। एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट एंड फंजाई। सो यूकैरियोटिक सेल क्या इंक्लूड्स करता है, ध्यान से देखो। यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स करता है ऑल द प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सब क्या इंक्लूड करता है, यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड करता है। इसमें एक स्पेशल होता है, क्या होता है देखो, इसमें एक एक्सटेंसिव होता है फीचर्स एक ठो। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं इसको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉल्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। समझ गए, इसको क्यों बोलते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। सो लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। जो यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वो सराउंडिंग होते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसमें, क्रोमोजोम में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, किस पर ऑर्गेनाइज होते हैं, क्रोमोजोम पर। सो जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड इनटू किस पर, क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम पर ऑर्गेनाइज रहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो आप समझ गए कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं यूकैरियोटिक में, वो किससे ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज्ड है क्रोमोजोम से। ठीक है, तो ये था यूकैरियोटिक का फीचर्स था जो यूकैरियोटिक सेल में। तो आप देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस उसको देखते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। सो ये दोनों का आप डिफरेंस बिटवीन वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का। जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल स्मॉल होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं स्मॉल, और यूकैरियोटिक होते हैं वो लार्ज होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं वो लार्ज। पहला डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक स्मॉल एंड यूकैरियोटिक लार्ज। सेकंड डिफरेंस है लोग का, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ये होते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ये होते हैं मल्टी सेलुलर। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस
एब्सेंट। इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहती है, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, जैसे कि गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ इसमें एब्सेंट है। किस पर? प्रोकैरियोटिक सेल पर। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, इस पर एब्सेंट नहीं है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें डीएनए क्या कैसा होता है? डीएनए इज सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और इसमें प्रोटीन नहीं होता, तो लिखेंगे विदाउट प्रोटीन। कैसा होता है? इसमें प्रोटीन नहीं होता, तो विदाउट प्रोटीन, इसमें प्रोटीन एब्सेंट है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो इसका डीएनए कैसा होता है? इसका डीएनए होता है, डीएनए इज लिनियर। और इसमें क्या प्रोटीन होता है? इसमें होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है इसमें? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सेल डिवीजन किससे होता है? देखो, सेल डिवीजन किससे होता है? इसमें सेल डिवीजन होता है इसमें बाय बाइनरी फ्यूजन। इसमें सेल डिवीजन किससे होता है? सेल डिवीजन बाय मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन किससे होता है? मियोसिस एंड माइटोसिस में होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन किससे होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसका डिफरेंस बिटवीन था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और डिफरेंस है, बहुत सारे इसके डिफरेंस, लेकिन आप देख लेना एनसीईआरटी में और बहुत सारे डिफरेंस इसके। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसा होता है? वो होता है एसेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों से होता है इसमें, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों से होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें खाली जो रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है? एसेक्सुअल से होता है। तो आप बहुत बहुत सारे पॉइंट है उसको देख लेना। बाकी मेन पॉइंट था, इसको आप लिख सकते हो, तो लिख लो, फिर इसको रब करूंगा। तो चलो अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। हमने पार्ट 2 में देख चुके थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिए थे। तो अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था, इसका भी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिर उसके हर चीज़ को, हर ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का। ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, चाहे प्लांट हो कि एनिमल हो, ठीक है। ये है यूकैरियोटिक सेल आउटर मोस्ट
मेम्ब्रेन है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेल वाल। सेल वाल खाली एनिमल में नहीं होता, खाली प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वाल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सेल वाल एब्सेंट होता है एनिमल में। फिर एक और लेयर आएगा अंदर में इसके सेल वाल के, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एक लेयर है इसके अंदर में जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर पर क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। सेंटर पर क्या है, न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के आउटर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे इसके आउटर साइड में, ईआर। ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके आउटर साइड में रहते हैं, ऐसे सराउंडिंग करते हैं इसको। ये क्या है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपको स्ट्रक्चर देखेंगे लाइसोजोम, फिर देखेंगे लाइसोजोम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम है ये। फिर प्लास्टिड, ये क्या है, प्लास्टिड। फिर आपको देखेंगे इस पूरा स्ट्रक्चर वैक्यूल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है। और आपको एक वैक्यूल भी देखेंगे, वैक्यूल। और क्या प्रेजेंट होंगे, गोल्जी गोल्जी एपेट्रस। तो उसको कहाँ बनाएंगे, हाँ ये क्या है, गोल्जी एपेट्रस, गोल्जी एपेट्रस। और देखो ये सब हो गया। और क्या माइटोकॉन्ड्रिया होंगे अब, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। एक क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है किसका, यूकैरियोटिक सेल का। इसका हम लोग वन बाय वन हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। इसका हम लोग हर चीज़ को मतलब हर पार्ट को, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड, गोल्गी एपेट्रस, इसको हम लोग अच्छे से वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब करके लिखेंगे। अब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर्ड कब, इसका डिटेल स्ट्रक्चर कब पढ़ा था, इसके सेल मेम्ब्रेन को डिटेल स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ उसके बाद इसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ा गया। तो लिख लेते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर is studied after after discovery of electron microscope, after discovery of electron microscope, electron microscope।
आप समझ गए कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिटेल स्ट्रक्चर कब डिस्कवर किया गया था? आफ्टर द डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर होने के बाद इसके सेल मेम्ब्रेन को डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। ये क्या आपका पहला पॉइंट है जिसको डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ को हमको पढ़ा गया था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस चीज़ से कंपोज्ड है? ठीक है, ये किस चीज़ से कंपोज्ड है? इसको मतलब हम लोग ने मतलब इसका केमिकल स्टडी किए थे, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल स्टडी हुआ। सो केमिकल स्टडी होने के बाद पता चला कि किस चीज़ से कंपोज्ड है। तो आफ्टर केमिकल स्टडी के बाद हम लोग को आरबीसी में पता चला कि आरबीसी किससे कंपोज्ड करता है? आरबीसी कंपोज्ड करता है प्रोटीन एंड लिपिड से। आरबीसी किससे कंपोज्ड करता है? प्रोटीन और लिपिड से। जो प्रोटीन का ये है कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, कितना परसेंट रहता है? इसमें होता है 40%। लेकिन जो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने परसेंट होता है? वो होता है 52%। तो हम लोग को इस केमिकल स्टडी हुआ जब तो पता चला कि आरबीसी का होता है वो क्या किससे कंपोज्ड है? प्रोटीन और लिपिड से। जो लिपिड का कंसंट्रेशन जो परसेंट है वो रहता है 40% और लिपिड का रहता है 52%। ठीक है, और अब जो सेल मेम्ब्रेन है और वो किससे कंपोज करता है? इससे पता चला कि हम लोग को जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज करता है? सो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से कंपोज्ड है? वो कंपोज्ड है प्रोटीन और लिपिड। कि किससे बना है वो? प्रोटीन और लिपिड से बना है। और लिपिड है तो कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है। जो फॉस्फोलिपिड है कैसे अरेंज है? ये अरेंज इन बाइलेयर। ये बाइलेयर में अरेंज है, अरेंज इन बाइलेयर फॉर्म में ये अरेंज है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो समझ गया कि आप फॉस्फोर का जो सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज करता है? सेल मेम्ब्रेन कंपोज करता है प्रोटीन और लिपिड। और कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड दो। जो फॉस्फोलिपिड है वो किस अरेंज है? वो अरेंज है बाइलेयर फॉर्म में अरेंज है, अरेंज इन बाइलेयर फॉर्म। किस फॉर्म में अरेंज है? अरेंज है बाइलेयर फॉर्म में। कैसे अरेंज है आपको देखो उसको मतलब आप इसका देखो कैसे अरेंज है प्रॉपर। ये इसका हेड पार्ट है, ये उसका टेल पार्ट है। ये उसका हेड पार्ट है, ये उसका टेल पार्ट है। ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। वही मतलब पूरे लेयर में अरेंज है। इधर भी बना देते हैं बाई लेयर में अरेंज है। तो ये हेड पार्ट है, टेल पार्ट है, हेड पार्ट है, टेल पार्ट है। ये भी उसका हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, हेड पार्ट, टेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर ये अरेंज है। सो आपको ये पार्ट दिख रहा है ऊपर में, इसको ये क्या है? ये हेड पार्ट है। और ये पार्ट है इसके नीचे वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये है टेल पार्ट। जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे अरेंज है? बाई लेयर में। आपको दिख रहा होगा बाई लेयर है, सिंगल लेयर नहीं है, बाई लेयर में अरेंज है। ठीक है, और जिसको कौन सा पार्ट? हेड पार्ट और टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट है उसको बोलते हैं, हेड पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब है लविंग। तो मतलब जो हाइड्रोफिलिक होता है क्या होता है? ये होते हैं वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? ये होते हैं वाटर लविंग, वाटर
लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो ये होते हैं पोलर। क्या कैसे होते हैं ये होते हैं पोलर होते हैं। अब जो टेल है ये कैसे है? ये होते हैं, जो टेल पार्ट है कैसे होता है, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, पता है बताया अभी, और फोबिक मतलब होता है डर, ये फियर, ये पानी से डरते हैं। उसीलिए इसका जो पार्ट है, जो जो टेल पार्ट है, ध्यान से देखो, जो टेल पार्ट है वो अंदर साइड में है। जो इसका टेल पार्ट है वो अंदर साइड में है, लेकिन जो हेड है वो आउटर साइड में है। मतलब ये पानी से डरते हैं, उसीलिए अंदर साइड में ही है, ठीक है। तो किससे प्रोटेक्टेड है? दे आर प्रोटेक्टेड बाई एक्वास इन्वायरमेंट, ये एक्वास इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाई एक्वास इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हेड पार्ट था जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो वाटर लविंग, और ये टेल पार्ट जो कैसा हाइड्रोफोबिक है। दे आर प्रोटेक्टेड है, एक्वास इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है। और ये होते हैं पोलर। कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन पोलर। पोलर तो हाइड्रोफिलिक थे, ये हाइड्रोफोबिक क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है। और फोबिक का मतलब है फियर, इसका मतलब है फियर। तो ये था आपका फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है? बाय लेयर फॉर्म में अरेंज है डिप्टेल पार्ट, हम लोग ने देख लिया इसका। इतना समझ आएगी आपको अच्छे से। सो आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखेंगे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। सो देखेंगे अब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, होता है। सो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि किससे कंपोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड है, प्लाज्मा सेल। जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, किससे कंपोज? सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में लोग पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं किससे कंपोज होते हैं? वो कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज्ड होते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किससे पता चला हम लोग को बायोलॉजिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला, कार्बोहाइड्रेट। सो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं किससे कंपोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और किससे कंपोज्ड होते हैं? और होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। और किससे होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से भी कंपोज्ड होते हैं, ये पता चला हम लोग को। जो सेल मेम्ब्रेन, किसका बात चल रहा है अभी? सेल मेम्ब्रेन का बात चल रहा है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो किससे कंपोज्ड है ये? पहला तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल, ये था बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और देखो इसमें पता चला हम लोग को जो प्रोटीन होते हैं, इसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो प्रोटीन होते हैं, और ध्यान से सुनो, प्रोटीन को डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ अट्रैक्शन, ईज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो प्रोटीन को, जो प्रोटीन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। पहला है, इसको पहला क्या है?
दूसरे कलर पर लिखते हैं। पहला है इंट्रीगल प्रोटीन, इंट्रीगल, और एक है पेरीफेरल। एक क्या है, एक है पेरीफेरल। सो जो इंट्रीगल प्रोटीन है और पेरीफेरल प्रोटीन है, मतलब जो इंट्रीगल प्रोटीन वो कहाँ पर रहेगा, वो इंट्रीगल प्रोटीन रहेगा ऑन दी सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस पर पार्शली। और जो इंट्रीगल प्रोटीन है, ठीक है, जो इंट्रीगल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के टोटली मतलब पार्शली मेम्ब्रेन के सरफेस पर रह सकता है या टोटली बरीड हो सकता है सरफेस मेम्ब्रेन पर। जो प्रोटीन है वो टू टाइप का होता है, एक होता है इंट्रीगल और एक होता है पेरीफेरल। जो इंट्रीगल प्रोटीन है ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है तो इंट्रीगल प्रोटीन ये जो मेम्ब्रेन में टोटली बरीड हो सकता है, पूरे मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहेगा, या मेम्ब्रेन में पार्शली रह सकता है, पार्शली बरीड हो सकता है। तो लिख सकते हैं टोटली buried on membrane, और एक हो सकता है पार्शियली बरीड ऑन मेम्ब्रेन। एक क्या हो सकता है, पार्शियली बरीड ऑन मेम्ब्रेन। अब है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर रहेगा, ऑन द सरफेस। ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा सरफेस पर, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। पहला है इंट्रीगल प्रोटीन, सेकंड है पेरीफेरल। पेरीफेरल जो सरफेस पर रहेगा, और एंट्रीगल मतलब जो मेम्ब्रेन में बरीड रहेगा, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बरीड रहेगा, टोटली बरीड रहेगा या पार्शली बरीड हो सकता है। तो ये था प्रोटीन। सो आप देखते हैं नेक्स्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो देखते हैं आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखो ध्यान से, क्या इसमें कौन दिया था, इसको दिया था, कौन दिए थे इसको दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिया था। ये सबसे पहले वर्ड का मतलब समझो। इन्होंने मतलब जो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला था, जो फ्लूइड है, फ्लूइड किस फॉर्म में है, फ्लूइड को उन्होंने बोला था, कंपेयर किया था एक लिपिड फॉर्म में है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो लिपिड फॉर्म में है, और जो मोज़ेक है ये प्रोटीन फॉर्म में है। मोज़ेक क्या है, प्रोटीन है। लिपिड में क्या है, लिपिड में जो प्रोटीन है वो मोज़ेक फॉर्म में है, ठीक है, इन्होंने बोला था ऐसी। तो क्या बोला था, देखो ध्यान से लिखते हैं उसको। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक क्वासी नेचर ऑफ लिपिड। किसका, इसका क्वासी नेचर है किसका, लिपिड का। तो इससे क्या होता है, इससे होता है डेट इनेबल्स, क्या इनेबल्स करता है, डेट इनेबल्स क्वासी नेचर ऑफ लिपिड, डेट इनेबल्स क्या क्या करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। सो क्वासी नेचर किसका, लिपिड का क्या। सो इन्होंने बोला था कि जो क्वासी नेचर होता है लिपिड का क्वासी नेचर होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट करने में हेल्प करता है, वो इनेबल करता है किसको, कि प्रोटीन को क्यों लेटरल मूवमेंट करे। किसने दिया था इसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये पहला बात समझ आ गया। अब देखो उन्होंने क्या बोला था, इनके लोग जो एबिलिटी, इन लोग पास एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू
मूव within the membrane, within the membrane that measured क्या मेजर करते हैं? फ्लूइडिटी सो ये लोग पास एबिलिटी होता है कि वो मेम्ब्रेन में मूव कर सके। दे हैव फ्लूइड के पास एबिलिटी होता है कि वो क्या कर सकें? मेम्ब्रेन में वो मूव कर सकें और उसे क्या मेजर हो सकता है? उसे मेजर कर सकते हैं फ्लूइडिटी को। दो मेन पॉइंट दिए थे, किसने दिए थे? वो सिंगर एंड निकोलसन ने। कौन सा मॉडल था? ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। मोजिक फ्लूइड मॉडल का है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। तो इसका नाम और इन्होंने मतलब क्या बोला था उसको याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शन देखते हैं कुछ, क्या देखेंगे अब देखते हैं फंक्शन। सो फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे किसका फंक्शन देखेंगे? फ्लूइड नेचर का, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। तो क्या क्या फंक्शन है देखो। पहला फंक्शन है सेल ग्रोथ। सेल का ग्रोथ करने में हेल्प होते हैं। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, सिक्रीशन में भी हेल्प होता है, फंक्शन करते हैं ये। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, और क्या करते हैं? एंडोसाइटोसिस और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये सब चीज में फंक्शन करते हैं फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का। कौन कौन से फंक्शन? ध्यान से देखो। सेल के ग्रोथ करने पर, सेल के डिवीजन करने पर, सिक्रीशन पर, एंडोसाइटोसिस और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। क्या फॉर्म करते हैं? इंटरसेलुलर जंक्शन भी फॉर्म करते हैं। तो ये सब फंक्शन था कि फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं तो लिख लेते हैं उसको भी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? वो है सिलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये है सेलेक्टिवली परमेबल। सो अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या है? एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटर सेलुलर जंक्शन। सो इसका दो फंक्शन है, पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट।
सो मैं आपको पहले सिंपल थ्योरी तो बताता हूँ, समझ आएगा अच्छे से आपको। ध्यान सुनो। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है। एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी लगता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने पर। क्यों क्यों लगता है एनर्जी? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर के थ्रू होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर के थ्रू होता है, इसलिए इसमें क्या लगता है, एनर्जी एनर्जी लगता है। एनर्जी क्या है? एटीपी। इसमें क्या होगा? एटीपी लगेगा। किस पर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इस पर कोई भी एनर्जी नहीं लगता, सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही है इसका मेन मतलब। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इस पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट एटीपी का रिक्वायर्ड है, इस पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इसमें एटीपी का रिक्वायर्ड है, तो एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ये पासिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें इसमें कोई भी एटीपी नहीं लगेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एनर्जी, कोई पैसे खर्च नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप इसको मतलब सिंपल समझ सकते हो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई भी सामान है जिसको आप अपने एक मतलब जो आप भी जिस भी सिटी पर रहते हो, एक जगह से दूसरी जगह में करना है उसी सिटी में। आपको किसी भी सिटी गांव में रहता है तो उसी गांव या सिटी में आपको एक सामान मतलब एक सामान है, आपके घर का कुछ सामान है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है उसी गांव में। तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा ले जाने पर। कोई भी आपको नहीं रोकेगा कि मत जा बोल के। ठीक है, अपना ले जा सकते हो फ्री में। तो क्या है, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, जो आप फ्री हो मतलब मूव कर सकते हो, फ्री ले जा सकते हो सामान को, तो वो क्या है, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, आप मान लो जो आपका सामान है, जब गांव या विलेज कहीं पर भी रहते हो, टाउन सिटी पर, अब वहाँ से आपको कहीं कहीं और दूसरे स्टेट पर ले जाना है। ठीक है ना, आपको कोई दूसरे और स्टेट पर सामान को ले जाना है। अब बहुत सारा सामान है, ठीक है, उसको दूसरे स्टेट पर ले जाना है। तो आपको क्या लगेगा? आपको टोल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टोल टैक्स लगेगा, जिस पैसा लगेगा। तो जिस पर पैसा लगेगा वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें पैसा नहीं लगेगा, फ्री में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर पैसा लगता है, उसमें एनर्जी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, इसमें किसी भी एनर्जी नहीं लगता। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या किसका ट्रांसपोर्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्यूट्स। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिकुलर इसमें किसका इसमें होगा पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर molecules are transported by transport by protein carrier, protein carrier। इसमें न्यूट्रल सोल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड बाय न्यूट्रल solutes are transported बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयंस या मोलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किसमें जाएगा, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जाएगा ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो इसमें ध्यान से देखो, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आयन से मॉलिक्यूल्स होंगे।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर जो आयन से मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें आयन या मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए इतना। और जो इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें किससे ट्रांसपोर्ट होगा, बाय डिफ्यूजन या ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे। इसमें ओस्मोसिस के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे। इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी पर गिवन है। इसका एग्जांपल क्या कौन कौन सा है, इसका एग्जांपल दिया है Na+K+ पंप। ठीक है, इसका आपको एग्जांपल एनसीईआरटी पर गिवन है। ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी लगता है, पैसा लगता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता, नहीं लगता, इसमें कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो आप देखते हैं नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल। हम लोग ने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लिया है। ठीक है, वो कंप्लीट है। सो आप देखते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसा है, इट इज नॉन लिविंग। ये क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग और नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा है, नॉन लिविंग है और रिजिड स्ट्रक्चर का है। रिजिड इसका स्ट्रक्चर है। सो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। इतना समझ गए। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, अब फंक्शन देखो इसका फंक्शन है, सेल वॉल का फंक्शन। पहला फंक्शन, सबसे मोस्ट फंक्शन सेल वॉल क्या है कि ये सेफ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सेफ क्या करता है, प्रोवाइड सेफ। ये सेफ प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। सेल वॉल है सबसे प्लांट का, जो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते, पता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लांट का सेल वॉल है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन तो करेगा ही ना। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करेगा, मैकेनिकल डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो प्रोटेक्शन किससे करेगा, ये सेल वॉल मैकेनिकल डैमेज से करेगा और इन्फेक्शन दोनों से करेगा प्रोटेक्शन सेल वॉल। फिर क्या फंक्शन है और सेल वॉल का, सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्ट करते हैं, इसके हेल्प से, सेल वॉल के हेल्प से इंटरेक्शन। और क्या काम आता है सेल वॉल, प्रोवाइड बैरियर। ये और क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड बैरियर। ये बैरियर भी प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल का सब फंक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, सेकंड है प्रोटेक्शन करते हैं मैकेनिकल बैरियर और इन्फेक्शन से, नेक्स्ट है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, और है लास्ट प्रोवाइड बैरियर। ठीक है, सब फंक्शन है सेल वॉल का। अब देखो जो एल्गी में सेल वॉल है, किस पर, इन एल्गी में जो सेल वॉल है किससे बना रहता है, इन एल्गी जो सेल वॉल है किससे बना रहता है, एल्गी सेल वॉल सबसे पहले सेलुलोज से बनता है, तो पता है हम लोग को सेल्यूलोज। और किससे बनता है, गैलेक्टोन से। ठीक, और किससे बनता है, मैनेनम से। और किससे बनता है, मिनरल्स। कौन से मिनरल्स, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मिनरल्स, कौन से मिनरल्स, लाइक CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कौन से मिनरल से बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट। सो एल्गी में जो सेल वॉल होता है, एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किससे बन सकता है, सेलुलोज से बन सकता है,
गैलेक्टन से बन सकता है, मेम्ब्रेन से बन सकता है, और मिनरल से बन सकता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये था एल्गी का। और अब देख बैक्टीरिया का देखते हैं। सो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे होता है? सो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। फंजाई का सेल वॉल किससे होता है? फंजाई का सेल वॉल किसका होता है? काइटिन का। काइटिन का होता है। अब आते हैं लास्ट जो प्लांट, हम लोग पेन प्लांट का देखेंगे। प्लांट का सेल वॉल किससे होता है? प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बनता है सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, ठीक है, हेमीसेल्यूलोस। प्रोटीन से बनता है, पैक्टिन। सो एनिमल जो प्लांट का सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनता है? ध्यान से देखो, पहला प्लांट का जो सेल वॉल है बनता है सेलुलोस से, ठीक है। फिर हेमीसेल्यूलोस, सेलुलोस, हेमीसेल्यूलोस, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये सब चीज़ से मिलकर बनता है प्लांट का सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो कैसा हो सकता है? प्राइमरी 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 वॉल है किसका? प्राइमरी वॉल है किसका? यंग प्लांट का। यंग प्लांट सेल का, यंग प्लांट सेल का प्राइमरी वॉल है वो मैच्योर होगा, जब जब उसका मैच्योर होगा, मैच्योरेशन होगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा वो? प्राइमरी वॉल जो यंग सेल, यंग प्लांट का जो सेल है, ठीक है, यंग प्लांट का जो सेल है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जब वो मैच्योर होगा तो किस पर कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी वॉल बनेगा। क्या बनेगा ये? सेकेंडरी वॉल। इसमें क्या होंगे? यंग सेल थे तो क्या हो जाएंगे इसमें? मैच्योर सेल इस पर प्रेजेंट होंगे, मैच्योर सेल, ठीक है, समझ गए। जो प्राइमरी वाल है किसका? यंग प्लांट सेल का, वो जब मैच्योर होगा तो सेकेंडरी वाल में बन जाएगा और मैच्योर सेल हो जाएंगे उस पर। ये था आपका प्लांट सेल का, प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में एक और चीज़ है, वो क्या है? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला, नाम से पता चल रहा है मिडिल पर रहेगा, ठीक है। जो मिडिल लैमिला है वो क्या करता है? जो दो सेल को ज्वाइंट करता है, ठीक है, दो सेल को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कैल्शियम पैक्टेट। ये ग्लू की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये ग्लू या होल्ड के मतलब क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ग्लू की तरह काम करते हैं दो सेल को जोड़ने में। एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, तो यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर आपको मिडिल लैमिला है, ठीक है, क्या है? मिडिल लैमिला है, जो क्या कर रहे हैं? जो दोनों सेल को, जो दोनों नेबरिंग सेल को जोड़ने काम कर रहे हैं। दो सेल को, नेबरिंग सेल को जोड़ने काम कौन करता है? मिडिल लैमिला, ठीक है। दो सेल को जोड़ने काम कौन करता है? मिडिल लैमिला। किससे करते हैं ये? किसमें क्या होता है? इसमें होता है कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होते हैं इस पर, ठीक। फिर अब देखो, एक लास्ट आपका दिया गया है वर्ड, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक के सेल है और एक सेल ये है, ठीक है, दो सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है। सो इस प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है? इसमें बन जाता है इंटरसेलुलर पोर। क्या होता है इसमें? इसमें बन जाते हैं इंटर सेलुलर पोर्स। इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा मतलब इसमें इंटरसेलुलर पोर बन जाते हैं। ये दो सेल है, ये दो सेल किससे जॉइंट है? ये दो सेल किससे जॉइंट है? ये दो सेल जॉइंट है मिडिल लैमेला से। मिडिल लैमेला इस दोनों का सेल वॉल है, इस पर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और किससे जॉइंट है?
मिडिल लेमेला से। तो इस पर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इस पर मतलब इस क्या होगा, इस पोर बन जाएंगे, दो सेल के बीच में क्या हो जाएगा, एक पोर बन जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें मटेरियल इसका मटेरियल, इस सेल का मटेरियल इस पर जाए ट्रांसपोर्ट होगा और इधर का मटेरियल इस पर जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे का मटेरियल क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इंटर्स वाला पोर है, एक पोर बन जाता है। ठीक है, दो सेल के बीच में एक पोर बन जाते हैं, जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल पर, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये था आपका पूरा प्लांट सेल। क्या है आपके, ये पूरा हम लोग ने प्लांट सेल या सॉरी सेल वाल में देख चुके हैं। सेल वाल का क्या है, ये प्लांट का। तो सेल वाल किस पर प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेल वाल है वो प्रेजेंट होता है पूरा आपके प्लांट पर। एनिमल पर सेल वाल एब्सेंट होते हैं, एनिमल में सेल वाल एब्सेंट होते हैं, एनिमल में सेल वाल नहीं होते, खाली प्लांट में सेल वाल होता है। और कैसा सेल के बीच में कैसा होता है, आपको रिजेक्शन बताया, मिडिल लेमेला किसको बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा हुए। तो हम लोग ने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कवर्ड, क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हम लोग यूकैरियोटिक सेल क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन पढ़े यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का, फिर पढ़े यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखे, फिर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़े आउटर मोस्ट लेयर सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पढ़े, फिर पढ़े अभी सेल वॉल। तो इस लेक्चर मतलब बहुत आप देखिए, बाकी का चीज़ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।